अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है वो हमारे पास है चैप्टर 2 क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जिसका नाम हमारे पास है द पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ एक्सपीरियंस विद क्रिटिकल इलनेस। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको कुछ यूएचएस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे और कुछ की पॉइंट्स और कुछ मज़ीद हाइलाइट्स होंगी जो कि हम इसके अंदर देखेंगे। द पेशेंट एंड फैमिलीज़ एक्सपीरियंस विद क्रिटिकल इलनेस में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टार्ट में, वो हम देखेंगे। हमारे पास बेसिकली इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी, वो अपने जो है वो साथ साथ देखते जानी है। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ जो है इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि पेशेंट एक्सपीरियंस करता है जब क्रिटिकल केयर यूनिट में जाता है, सीसीयू में, आईसीयू में जाता है। उसके अंदर ना दो तरह के एक्सपीरियंसेस वो करता है। कुछ हमारे पास होते हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, कुछ हमारे पास होते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जो है ना यहाँ पे हाईलाइट किया है। इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वही है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कौन कौन से होते हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में सबसे पहले आता है कि उसको फ़ियर होता है, एनजाइटी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास पेशेंट जो भी क्रिटिकल केयर यूनिट में जाता है उसके नेगेटिव है। उसके बाद पॉजिटिव में आता है कि वो सेफ़ फील करता है, सिक्योर फील करता है। ठीक है, और उसको केयर प्रोवाइड की जाती है। ये सारे उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो इस पैराग्राफ में आपने बस ये दो चीज़ें करनी है। नेक्स्ट, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एनजाइटी में हमारे पास जो है कि हम पेशेंट जो होता है जब जाता है आईसीयू में तो उसको स्ट्रेसर्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेसर का सिस्टम होता है ना एक पूरा, कि बॉडी किस तरह से स्ट्रेसर्स को रिस्पॉन्ड करती है, उसमें आता है कि सबसे पहले एक्टिवेट होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। ठीक है, ये मैकेनिज्म सिर्फ इस पैराग्राफ में से आपने करना है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस जो है वो एक्टिवेट होगा। ये जाके क्या करेगा, कैटेकोलामाइंस जो होते हैं इसमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड मिनरलोकोर्टिकॉइड जाते हैं उनको इंक्रीज़ करवा देगा। ठीक है, तो जब उनको इंक्रीज़ करवाएगा तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो इस पैराग्राफ में से आपने ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। मैं आपको एक फ्लोशीट में भी दिखा देती हूँ कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, कैटेकोलामाइंस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। देन हमारे पास ना यहाँ पे एंजाइटी की डेफिनेशन आ जाएगी कि एंजाइटी हमारे पास क्या होता है। बेसिकली इमोशनल स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन इन रिस्पॉन्स टू रियल और परसीव थ्रेट, यानी जब भी कोई थ्रेट आएगा, कोई ख़तरा होगा तो उसके नतीजे में जो हमारे पास स्टेट आती है, इमोशनल स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में से आपने ये दो चीज़ें ज़रूर कर लेनी है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, देन हमारे पास आ गया, हमारे पास स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ जाएगा और उसके बाद आपके पास एंजाइटी की डेफिनेशन जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस पेज में से जो है वो आपने करनी है। ये वाले पेज में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट जो है वो हमने कर ली। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यूएचएस में एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ड्रा द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं हुआ कि मतलब हमारे पास स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, तो उनको मतलब वो नहीं पता चला। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना, इसमें आपने ये डायग्राम जो है वो ड्रा करनी होती है। अगर आपको डायग्राम नहीं ड्रा करनी आती तो आप यूएचएस के अंदर जस्ट जो है वो जो लिखा हुआ है ना इसके अंदर वही आप एज इट इज़ लिख देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये डायग्राम आप गौर से देख लें, इनमें सारे वो हैं स्ट्रेसर्स आएंगे, जाके कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है उसको एक्टिवेट करेंगे। एसीटीएच निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वो नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाएगा और एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन जाके फिर ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो अपना असर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगा, उसके नतीजे में जो जो काम होंगे वो भी लिखे हुए हैं। तो आपने एज इट इज़ जो है ना ये चीज़ें गौर से देख लेनी है और उसको जो है वो आपने वहाँ पे प्रिंट आउट कर देना, बिल्कुल जिस तरह से लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया। ये रेड फ्लैग को आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है। यहाँ जिस तरह इसमें लिखा टॉप 5 फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इंडिकेशन ऑफ एंजाइटी, वो कौन कौन सी हैं वो आपको आने चाहिए। एजिटेटेड बिहेवियर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेट, हार्ट रेट, वर्बलाइजेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ना मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एनजाइटी। अब इसके जो मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी। ठीक है, उनमें माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज़ भी आ जाती हैं। उनमें हमारे पास ये कुछ पैराग्राफ्स भी हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, फोस्टरिंग ट्रस्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंश्योरिंग ट्रस्ट, ये वाले
इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कह लो कि पेज प्रोवाइड करती हूँ, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो की हुई है। तो ये पेज जो है ना वो आपने देख लेना, इसके ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट हुई है और यहाँ से जो है ना वो हम मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है चीज़, ये उन्होंने हमारे पास दी है, हमें ए पार्ट में हम इसको बताएंगे। ठीक है, अब ये उन्होंने क्या बताया है जी, हमारे पास आ जाता है कि मैंने प्रोवाइडिंग सपोर्टिव केयर, जिसमें ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशन, सीडेटिव्स वगैरह जो हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज़ ये उन्होंने बॉक्स में बताई हुई हैं। ठीक है, अब माइंड बॉडी टेक्निक्स जो हैं हमारे पास, जो उन्होंने बॉक्स में बताई हैं, उनमें आता है गाइडेड इमेजरी, म्यूज़िक थेरापी। आपने कहना है ये कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको ना आपके आसानी के लिए अरेंज कर दिया। ठीक है, ताकि आप ना इसके निमोनिक के साथ जो है वो इसको याद कर सको। जैसे देखें, GM, PhD और CTR के नाम से मैंने इसका जो है निमोनिक बनाया। यानी GM जो जनरल मैनेजर होता है, उसने हमारे लिए क्या की हुई है, PhD की हुई है। और वो पूरा जिसे कहते हैं ना कटर, कटर माने तो लाइक जो पर्सन बहुत ज़्यादा सख्त होता है ना, उसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो GM जिसने हमारी PhD की है वो बहुत ज़्यादा कटर है। तो ये निमोनिक जो है ना, आपको मतलब मैं जब पढ़ती थी तब मैंने इसके साथ जो था वो याद किया था। तो आप भी जो है वो इसके साथ याद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ये हमें इस तरह से याद नहीं रहते। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर M3 है, P2 है एंड R2 है। ठीक है, ये 3 2 2 के हिसाब से आपने ये याद रखनी है। तो पहले हमारे पास आता है गाइडेड इमेजरी, फिर म्यूज़िक थेरेपी, मसाज, मेरिडियन थेरेपी, पेट थेरेपी, प्रीसेंसिंग एंड रीअश्योरेंस, ह्यूमर, डीप ब्रीथिंग, कोग्निटिव रीअप्रेजल, थेराप्यूटिक टच, रिफ्रेमिंग डायलॉग एंड रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। तो इस तरह से करके आप इनको याद भी कर सकते हैं। बी पार्ट में हमारे पास आता है फोस्टरिंग ट्रस्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंश्योरिंग प्राइवेसी, अलाउइंग कंट्रोल। तो ये आलमोस्ट कह लो कि ये इसकी डिटेल हम देखेंगे। इसके अंदर फोस्टरिंग ट्रस्ट जिस तरह के हम देख लेते हैं। फोस्टरिंग ट्रस्ट में आता है कि जब फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो मिसट्रस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा एक एंशियस या कह लो एनजाइटी वाली बात होती है। तो हमने कॉन्फिडेंट रह के उनके अंदर इस तरह की टेक्निक्स उनको बतानी है कि उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर मेंटेन रहे। दैन हमारे पास आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपने अपने पेशेंट के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने पेशेंट को क्या मेडिकेशन करनी है। सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका राइट होता है कि उनको वो सारा कुछ बताया जाए। तो आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। अब ये नीचे माइंड बॉडी टेक्निक्स आ जाती हैं। इनको पढ़ने से पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं अपना इंश्योरिंग प्राइवेसी। इंश्योरिंग प्राइवेसी का मतलब क्या है कि यानी आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट के बारे में होती हैं। ठीक है, और द नर्स कैन डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड फैमिली members to quiet the room away from the general waiting area to afford privacy। यानी आपने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। अलोइंग कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट को बताना है कि उसके पास कंट्रोल है। ठीक है, और उसको लॉस ऑफ कंट्रोल से आपने बेसिकली बचाना है। तो ये माइंड बॉडी टेक्निक्स आ जाती हैं। प्री सेंसिंग एंड रीअश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपने नर्स ने जो है वो इंश्योर करवाना है कि एक नर्स जो है वो प्रेजेंट है वहाँ पे। वर्बल रीअश्योरेंस भी करवानी है, यानी आपने बोल के भी उसको बताना है कि मैं आपके पास ही हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी प्रेसेंसिंग का और रीअश्योरेंस करवानी होती है, यानी बार बार आपने उनको जो है वो ये चीज़ उनके इमोशंस को जो है वो वर्बलाइज करना होता है, देखना होता है। रिफ्रेमिंग डायलॉग में आता है कि उसी की पर्सन की बात जो वो सोचता है, जो वो करता है, उसको आपने रिफ्रेम करना होता है। जैसे अगर एक पर्सन है वो कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल भी ना टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो आपने कहना है कि भाई मैं भी पहले तुम्हारे जैसे इस सिचुएशन में था, तो मैंने ना ये बहुत अच्छे से कोप अप मैंने इसको किया, तो तुम भी ये कर लोगे। ठीक है, तो उसी की बात को जो है वो आपने एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है। इसको हम कहते हैं रीफ्रेम डायलॉग, यानी उसके डायलॉग को रीफ्रेम किया पॉजिटिव वे में। कोग्निटिव रीअप्रेजल का मतलब क्या आता है कि आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करना है, उसको इस तरह से उसको पेशेंट को बताना है कि उसको लगे ही ना कि नहीं भाई ये तो मेरे लिए कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रेसर को लेके आपने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, आपने उसको कोप अप करने का तरीका बताना है। इस तरह से करना है कि पेशेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी भी बेसिकली पेशेंट को ना डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है कि रिलैक्सेशन
किस तरह से पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नर्स जो होती है वो उसको क्या करती है, फोकस करती है उस सेंसेशंस उन क्वेश्चंस की तरफ जिससे ना वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। जैसे वो पूछेगी आपको कौन सा कलर पसंद है, आप क्या सुनना पसंद करते हैं, इस तरह से वो अपने जहन में इस तरह का इमेज बनाएगा जो कि उसको रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगी चीज़ें, ठीक है। तो उसने प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनके अंदर उसको लेके आना होता है अपने पेशेंट को। तो ये उसकी माइंड बॉडी टेक्निक्स होती हैं जो कि उसको बिल्कुल ही रिलैक्स कर देती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट के साथ हमने करनी होती हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग उसको प्रॉब्ली डीप ब्रीथिंग जो होती है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए। तो उसने कहना है कि अपनी फिस्ट जो है यानी अपनी एक फिस्ट अपनी क्लेंच करें और उसके बाद आप डीप ब्रीथिंग जो है वो करें। नेक्स्ट बल्कि उसने हमें पैराग्राफ भी डीप ब्रीथिंग का दे दिया कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है। पेशेंट को कहना होता है कि आपने अपना हैंड जो है वो एब्डोमेन के ऊपर रखना है और उसके बाद जो है वो आपने इनहेल करना है डीपली, नोज़ के थ्रू आपने इनहेल करना है और एक्सेल करना है पर्स्ड लिप के थ्रू, यानी लिप्स के साथ जो है वो आपने प्रॉपर आवाज़ आनी चाहिए इस तरह आपने एक्सेल करना है। म्यूज़िक थेरेपी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है पेशेंट को जो है वो रिलैक्स करने के लिए। 20 to 90 मिनट्स का सेशन जो होता है म्यूज़िक थेरेपी का होता है जिससे पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। ह्यूमर का मतलब हमारे पास क्या होता है, लाफ्टर, यानी जब भी कोई हंसता है तो उससे कहा जाता है कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि नेचुरल पेन रिलीवर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और जो टेंशन को कम कर देते हैं, एंजाइटी को कम कर देते हैं और मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। मसाज सबसे इफ़ेक्टिव मानी जाती है कि एफ्लेज यानी स्लोली स्लोली आपने जो है वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरियाज़ में जाना है मसाज करते हुए। बैक मसाज होती है, ऑयल्स के थ्रू हो सकती है, लोशन के थ्रू हो सकती है। थेराप्यूटिक टच आ जाता है हमारे पास, यानी हैंड्स को जो है वो पेशेंट के ऊपर एक सिस्टमेटिक वे में आपने जो है वो मूव करना है इस तरह से कि उसको रिलैक्सेशन मिले, उसकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाए और वो अपने आप को बेहतर महसूस करें। तो थेराप्यूटिक टच भी हमारे पास माइंड बॉडी स्ट्रेटजी है। याद आपने उसी तरीके से करना जिस तरह मैंने पहले बताया। मेरिडियन थेरेपी जिस तरह एक्यूपंक्चर होता है, यानी वो सुइयाँ जो होती हैं आपको नीडल्स मिलेंगी वो ऐसे पेशेंट के अंदर बिल्कुल इंसर्ट करके, तो उसकी एक जगह की पेन को ज़्यादा किया जाता है ताकि वो दूसरी जगह की पेन को भूल जाए। पेट थेरेपी, कुछ लोग पेट रख लेते हैं जो कि उनके अंदर सेल्फ एस्टीम और उनकी जो है वो इमोशनल चीज़ जो है उसको बैलेंस कर देता है। तो ये हमारे पास सारी आ जाती हैं माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज़। तो इस तरह से हमने जो है वो ये कवर करना है। हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, असिस्टिंग द फैमिली थ्रू क्राइसिस, ये बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट सा पैराग्राफ है। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपने इसको क्या करना है, एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है कि फैमिली जब आती है तो नर्स को चाहिए कि वो केयर करे, एक्नॉलेज करे, ठीक है, वैल्यू करे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर उसने मेंशन की हुई हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने इसको क्या करना है, रीड आउट करना है। कुछ पैराग्राफ्स को अंडरलाइन करिए, इसको जस्ट अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी ये कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ना ही कभी यूएचएस में आए हैं और ना ही इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये सारा बता दिया, ये सारा जस्ट रीड करना है, याद नहीं करना, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग फैमिली नीड्स में भी ये जस्ट रीड आउट करना है कि पेशेंट की हमने किस तरह से फैमिली जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी नीड्स को किस तरह से हमने देखना है। ये सारा जो पैराग्राफ है इसमें ये CCFNI की एब्रीविएशन आपको आ सकती है MCQs के हवाले से, तो ये आपने एक दफ़ा चीज़ें देख लेनी है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कह सकती हूँ कि 100% जिसके चांसेस होते हैं यूएचएस में आने के, वो हमारे पास होती है कॉमनली आइडेंटिफाइड नीड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन क्राइसिस। मतलब अगर आप कह लो कि 10 दफ़ा इसमें से क्वेश्चन आया पेपर में इस चैप्टर में से, तो 8 मरतबा ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉमनली आइडेंटिफाइड नीड्स ऑफ फैमिली मेम्बर इन क्राइसिस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है और इसको याद करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। पहले तो जस्ट मैं आपको एक रीड आउट करवाऊंगी ना कि जिस तरह से आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नीड्स हैं, कि जो फैमिली है उसको सबसे पहले द नीड टू फील सेटिस्फाइड विद द केयर गिवन, यानी उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जितनी भी केयर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। नीड ऑफ कॉर्टियस केयर गिवर, यानी कॉर्टियस केयर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनको सारी की सारी पेशेंट के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंटली उनको जो है वो पेशेंट को देखने दिया जा रहा है और अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशंस मिल रही हैं उनको। फिज़िकल नीड्स उनकी पूरी हो रही हैं और इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं। ये तो वो तरीका है जिसके साथ मतलब आप पढ़ेंगे कि सेटिस्फैक्शन की नीड्स है, कॉर्टियस केयर गिवर की नीड है, इंफॉर्मेशन की, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट के बारे में और उनको पेशेंट को फ्रीक्वेंटली देखने दिया जा रहा है, ठीक है।
और उसके बाद पेशेंट फ्रीक्वेंटली, ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आपने भी अपने पास हाईलाइट करना है। ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट के बारे में, पेशेंट की कंडीशन के बारे में मिल रही है। सारी एक्सप्लेनेशन जो भी वो चीज़ पूछ रहे हैं उनको बताया जा रहा है। फिज़िकल नीड यानी उनकी कंफर्टेबल वगैरह चीज़ें और इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एंड डिफाइंड नीड्स हैं, लेकिन इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको पेज जो है वो बताती हूँ। इसके लिए शॉर्ट लिसनिंग के लिए आपने उसके साथ जो है वो इसको याद करना है। अब वो जो पेज है हमारे पास, ओके जी, तो इस निमोनिक को याद करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास सेपरेट करके लिख लेना है। दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हो ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी एक इन्फॉर्मेशन है और एक हमारे पास है ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स का आपने एक पेयर बना लेना है, इन्फॉर्मेशन एंड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये दो हमारा एक पेयर बन गए। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है इसके अंदर, वो है नीड्स का, ठीक है। आपने नीड्स का एक पॉइंट बनाना है, उसके अंदर हमारे पास फिज़िकल नीड्स आ जाएंगी और उसके अलावा हमारे पास इसके साथ आ जाएगा इमोशनल नीड्स। तो आपके पास ये टोटल 4 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, नीड्स में फिज़िकल नीड्स, इमोशनल नीड्स। अब हमारे पास देन आपने जो पाँचवा पॉइंट इसका याद करना है, वो आपने ये याद करना है कि पेशेंट को आपने फ्रीक्वेंटली देखने देना है, ठीक है। जो भी हमारे पास उनकी फैमिली आई हुई है उसको आपने ये अलाउ करना है कि वो पेशेंट को फ्रीक्वेंटली देख सकें, ठीक है। जब आप पेशेंट को फ्रीक्वेंटली देखने देंगे उनको, तो ही कॉर्टियस केयर जो है वो समझें आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने इस तरह कॉर्टियस केयर, पेशेंट फ्रीक्वेंटली, और देन पेशेंट और उसकी फैमिली सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो आपने इन तीनों का एक पेयर बना लेना है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से करके आपने इसको याद करना है, इन्फॉर्मेशन, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, नीड्स में फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, और पेशेंट को फ्रीक्वेंटली देखने देना है और कॉर्टियस केयर प्रोवाइड करनी है, और इस तरह से पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको याद कर लेना है।